हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आयुषी और आज है 11 जून और 11 जून से करंट अफेयर्स से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो है राजस्थान सरकार ने ये योजना शुरू की है। तो हाल ही में जो होंगे राजस्थान राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की है और इस योजना के तहत जो होगा जो कृषि उपभोक्ताएँ होंगे उन्हें हर महीने जो होगा 1,000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान रखा गया है। और इस योजना के तहत जो राज्य सरकार होगी वो मिडट कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह जो होगी 1,000 रुपये देगी, मतलब अधिकतम जो होगा 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। और इस योजना की वजह से जो राज्य सरकार होगी उसके ऊपर 1,450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। तो राजस्थान सरकार ने तय किया है कि जो कृषि उपभोक्ता होंगे उन्हें हम प्रति माह जो होंगे जो बिल होगा, प्रति माह जो उनका बिल होगा उस पर हम 1,000 रुपये का अनुदान देंगे, जिससे जो होगा हमें पूरे प्रतिवर्ष का जो होगा 12,000 रुपये का अनुदान उन्हें देना पड़ेगा। और इस अनुदान का जब उन्होंने निर्णय लिया तो सरकार के ऊपर वित्तीय अतिरिक्त भार आया 1,450 करोड़ रुपए का। तो राजस्थान सरकार ने जो योजना शुरू की मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, इसके तहत जो उन पर वित्तीय भार आएगा वो होगा 1,450 करोड़ रुपए। तो यहाँ राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान के जो गवर्नर है वो है कालराज मिश्र और वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो है 6.89 करोड़ और कैपिटल जो है वो जयपुर है, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं, और जो मुख्यमंत्री वो अशोक गहलोत जी है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग के जो पूर्व आईएएस अधिकारी थे जो थे अनूप चंद्र पांडे, इन्हें हाल ही में जो है आयुक्त नियुक्त किया गया है चुनाव आयोग का। तो ये आईएएस जो पूर्व आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। तो जो उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी थे उन्हें केंद्रीय चुनाव आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो अनूप चंद्र पांडे जो होंगे वो चुनाव आयोग के शीर्ष कार्यकारी निकाय में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ शामिल होंगे। जो भी चुनाव आयोग होता है उसमें जो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है उसमें एक प्रमुख होता है और 2 उसके अन्य सदस्य होते हैं, सहयोगी सदस्य होते हैं। तो जो मुख्य है वो है सुशील चंद्र, मुख्य चुनाव आयोग जो है इनके वो है सुशील चंद्र और 2 इनके सहयोगी है, पहले है अनूप चंद्र पांडे और सेकंड है राजीव कुमार। अब जो ये तीनों ही जो आयुक्त थे सुशील चंद्र और इनके 2 सहयोगी अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, इन तीनों का ही जो कार्यकाल होगा वो 6 साल की अवधि के लिए होगा, मतलब 65 साल होने तक इनकी 2 पद धारण करे हुए रहेंगे ये, और 6 साल की अवधि के लिए या 65 साल होने की तक यह पद धारण करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो सेम अवधि का होता है, लेकिन बस इनकी जो पोस्ट होती है, जो 2 सहयोगी होते हैं और एक जो होता है मुख्य आयुक्त होता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फेसबुक ने किसे अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो उसका सही आंसर है स्फूर्ति प्रिया को जो है शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। अभी हाल ही में सारी आईटी कंपनियों के ऊपर ये चल रहा था कि उन्होंने ये डिस्कस किया था कि जितनी भी सोशल मीडिया साइटें होगी उन पर एक शिकायत अधिकारी आपको नियुक्त करना होगा, नहीं तो ये सारी जो सोशल मीडिया साइटें से हम बैन कर देंगे। ये इनके ऊपर अभी प्रेशर चल रहा था। तो उसका कहना ये था लोग कि वहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट होती, कुछ अच्छी पोस्ट होती, कुछ बुरी पोस्ट होती। तो जो बुरी पोस्ट है या जो अच्छी नहीं है उसकी चीज़ के लिए, तो उस चीज़ की शिकायत करने के लिए वहाँ पे कोई एक अधिकारी उन्होंने नियुक्त नहीं किया था। तो इसके लिए उन्हें काफ़ी प्रेशर डाला गया। तो इससे पहले जो व्हाट्सअप था उसने अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था और अभी सेकंड जो है फेसबुक ने भी अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, जो है स्फूर्ति प्रिया। तो जो भारत सरकार के नए निर्देश अनुसार जो ये 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनी को एक शिकायत अधिकारी जो होगा, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी भारत में नियुक्त करना होगा। इसलिए स्फूर्ति प्रिया को जो है नियुक्ति की गई है। मतलब भारत सरकार ने ही अपने नया निर्देश निकाले थे कि अगर जो भी सोशल मीडिया साइट है अगर उनके 50 लाख से अधिक फॉलोवर्स से मतलब यूज़र करता है, मतलब जो यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा है, तो उन कंपनियों को जो है उन सोशल मीडिया साइट को जो है अपना एक शिकायत अधिकारी, अपना एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी जो है भारत में नियुक्त करना होगा, तभी वो अपनी साइट चला सकते हैं, वरना उन सोशल मीडिया साइट को जो होगा भारत में पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। तो पहले जो व्हाट्सअप था उन्होंने अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था और अभी हाल ही में जो है
फेसबुक ने अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है जिनका नाम है स्फूर्ति प्रिया। और हम यहाँ फेसबुक की थोड़ी सी बात करें तो इसका फाउंडेड जो हुआ था, इसकी स्थापना जो हुई थी 2004 में हुई थी। और 2000 मतलब ये सन याद रखने कि 2004 में जो होगा फेसबुक लॉन्च हुआ था। और सीईओ जो थे इसके मार्क जुकरबर्ग है। और हेडक्वार्टर जो है यूएसए कैलिफोर्निया में, मतलब ये अमेरिका की कंपनी है। और इसके सीएफओ जो है वो डेविड वैनर है। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर थे महेश कुमार जैन, इनका जो कार्यकाल है वो पूरे 2 साल के लिए जो है बढ़ा दिया है। तो हाल ही में मनोज कुमार जैन का जो कार्यकाल था वो पूरे 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और अब महेश कुमार जो जैन होंगे, जो 22 जून 2023 तक जो होंगे अपने इस पद पर, डिप्टी गवर्नर के जो पद पर जो है बने रहेंगे। तो एम के जैन का जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में 3 साल का कार्यकाल था, जो 21 जून 2021 को समाप्त होने वाला था, अभी 21 जून को, लेकिन इनका कार्यकाल हाल ही में जो है बढ़ा के जो है 22 जून 2023 तक कर दिया है। मतलब 2 साल के लिए ये इसी पद पर कार्य करेंगे। तो वर्तमान में माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और रविशंकर आरबीआई के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं। और 3 डिप्टी गवर्नर भी है, मतलब जो माइकल पात्रा, इनके अलावा जो है माइकल पात्रा, राजेश्वर राव और रविशंकर आरबीआई के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं। और अब हम रिजर्व की बात करें आरबीआई की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, कोलकाता में है। और इसके जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। और शक्तिकांत दास जो है वो क्रमानुसार जो है आरबीआई के 25वें गवर्नर है। आज का मेरा 5th क्वेश्चन है, जो इस वीडियो का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पेन प्रिंटर प्राइज 2021 किसे दिया गया है। तो जो पेन प्रिंटर प्राइज 2021 ये 30 डगर मैगबा को दिया गया है। इनका नाम है काफ़ी डिफरेंट। तो जो पेन प्रिंटर प्राइज 2021 था वो 30 डगर मंगा को दिया गया है। जो डिफरेंट नाम है और उनकी स्माइल भी काफ़ी डिफरेंट है, ये दिख रही है इनकी पिक में। और तो ये जो जिम्बाब्वे की एक लेखिका है 30 डैगरबग्गा को, उनकी पुस्तक एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट विटाल ट्रूथ इवन द एडमिस्ड टाइम्स ऑफ अपहेवल के लिए दिया गया है। प्रिंटर पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया है। और 30 डैगरबग्गा की जो पुस्तक है दिस मोनरेबल बॉडी को बुकर प्राइज़ 2020 के लिए भी चुना गया था। इनकी 2 इसके पहले भी जो पुस्तक थी जिन्हें बुकर प्राइज़ के लिए चुना गया था। और हाल ही में जो इनकी बुक है एबिलिटी टू कैप्चर द कम्युनिकेटेड विटाल ट्रूथ इवन द एडविस टाइम्स ऑफ द अपहेवल को जो है वो पेन प्रिंटर प्राइज़ दिया गया है। अब हम पेन प्रिंटर प्राइज़ की शॉर्ट में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो जो पेन प्रिंटर प्राइज़ है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2009 में हुई थी। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड पिंटर की स्मृति में की गई। 2009 में जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, नाटककार भी थे वो हैरोल्ड पिंटर, उनकी स्मृति में जो है ने जो ये पुरस्कार की स्थापना 2009 में हुई थी। तो ये पुरस्कार जो होगा प्रतिवर्ष नाटकों, कविताओं, निबंधों, उत्कृष्ट साहित्यिक योग्यताओं के उपन्यास, अंग्रेजी में लिखे हुए नए महत्वपूर्ण निकाय के तहत लेखकों तथा कवियों को दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, इस ग्रीन बॉक्स में आपको बताया है, ग्रीन लाइन में सब डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये पुरस्कार जो होता है नाटक, कहानी, निबंधों, उत्कृष्ट साहित्य योग्यताओं के उपन्यासों, अंग्रेजी में लिखे गए महत्वपूर्ण निकाय में, इन सारी कैटेगरी में जो है पेन प्रिंटर प्राइज़ जो है दिया जाता है। और हाल ही में जो पेन प्रिंटर प्राइज़ है 30 डगरबग्गा को दिया गया है, जो कि जिम्बाब्वे की एक लेखिका है। आज का हमारा 6th क्वेश्चन है कि असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जो है हाल ही में असम का जो है 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। इसके पहले जो है 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना था रैम्पा, अभी जो 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। तो हाल ही में जो है असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है देहगी पटनाई वन्यजीवी अभयारण्य। इनको जो वहाँ की असम सरकार जो है उन्होंने अपनी कैबिनेट में बैठक में देहिक पटकाई वन्यजीवी अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घोषित कर दिया है। इस वन्यजीवी अभयारण्य को वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो देहिक पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है इसे वर्षा वन के नाम से भी जो है जाना जाता है, और जिसमें वनस्पति और जीवों की विविधता पाई जाती है। इसे वन्यजीवी अभयारण्य के रूप में 2004 में मान्यता मिली थी। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 111.19 वर्ग किलोमीटर है, और इसे अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता दे दी गई है। हम असम में जितने भी नेशनल पार्क हैं उनकी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो असम में जो है टोटल जो है 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। इसके पहले केवल जो थे 5 नेशनल पार्क थे, लेकिन हाल ही में जो है 2 नेशनल पार्क और बढ़ाए गए हैं। तो टोटल जो है 7 नेशनल पार्क हो गए हैं असम में।
तो जो पहला नेशनल पार्क है वो मानस नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क। सेकंड है औरंग नेशनल पार्क। थर्ड है नमेरी नेशनल पार्क। और फोर्थ है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन में ये सबसे पहले आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि ये जो है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है और सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, तो असम राज्य में है। और ये कौन से नंबर का है, तो 4th नंबर का वहाँ का नेशनल पार्क। और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। फिर छठवा है रमोना या रेमोना नेशनल पार्क जो हाल ही में अभी बनाया गया था। और देहिंग पटनाई वन्यजीवी अभ्यारण्य, इसे भी अभी अभी बनाया गया। दो नए अभी उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं। पहला था रमोना जो 6वां नेशनल पार्क था असम का, और 7वां जो अभी बना है वो देहिंग पटनाई के। तो देहिंग पटनाई वन्यजीवी अभ्यारण्य जो है हॉल को गिब्बन, हाथी, सलोच, लॉरिस, बाघ, तेंदुआ, सुनहरी बिल्ली, फिशिंग कैट, मार्बल कैट, सांभर, हॉन्ग डियर, स्लॉथ बियर तथा लुप्तप्राय राज्य पक्षी सफ़ेद पंख वाली बतख का घर है। देश में दूसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अब असम में है। मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रत्येक में 9 राष्ट्रीय उद्यान थे। तो सबसे देश में मतलब दूसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो होगी वो असम में हो गई है। असम में टोटल जो हो गई है वो कितनी हो गई है, 7 हो गई है। ये सेकंड नंबर पर आएगा। और जो फर्स्ट नंबर पर है, जो फर्स्ट नंबर पर थे वो है एमपी, मध्य प्रदेश, क्योंकि इस पर टोटल कितने थे 9। और साथ ही जो है अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार में भी जो है 9 नेशनल पार्क है। तो इन दोनों के बीच जो है लेवल बना हुआ है, दोनों में सेम नेशनल पार्क है। तो एक तरीके से टाई अप है मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार के बीच। और जो सेकंड पोजीशन पर है वो असम में है। टोटल इसमें 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। आज का हमारा 7th क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास 31वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, अंडमान सागर में जो है आयोजित किया जाएगा। तो भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का 31वां संस्करण है वो अंडमान सागर में जो है आयोजित किया जाएगा। और इस अभ्यास में जो है भारत की ओर से स्वदेशी नौसेना अपतटीय गश्ती पोत INS सरयू भाग ले रहा है। तो वही थाईलैंड की ओर से जो है थाई नौसेना HTMS काबरी भाग ले रहा है। और जो इनका जो थाईलैंड समन्वित गश्ती मतलब इंडियो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास दोनों ही नौसेनाओं के बीच 2005 से हर 2 वर्ष में जो है इनके अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ आयोजित किया जाता है। तो इसमें याद रखने वाली यही है कि भारत की तरफ से जो अपतटीय गश्ती घोषाएं है वो INS सरयू है। और जो थाईलैंड की तरफ से आ रहा है वो थाई नौसेना HTMS काब्रो है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा 8th क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किसे ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही ऑप्शन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को जो है हाल ही में RBI ने ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन है और इन्हें RBI के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो ICICI बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके CEO है संदीप बख्शी। और ICICI बैंक की जो टैगलाइन है हम है ना ख्याल रखो है। आज का हमारे वीडियो का 9th क्वेश्चन है कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही ऑप्शन है जो सल्वाडोर है वो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बिटकॉइन तो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो अल सल्वाडोर बन गया है। हाल ही में जो अल सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में जो है 84 वोटों की मंजूरी दी थी। और ये 84 वोट मिलने के बाद जो है इन्हें कानूनी मान्यता दे दी गई है। तो हम यहाँ पे अल सल्वाडोर की जो बात करें तो अल सल्वाडोर जो है ये इनकी कंट्री जो है सेंट्रल अमेरिका की है। और इसका कैपिटल है वो है सान सल्वाडोर। और प्रेसिडेंट है इनके नाइब बुकेल। और पॉपुलेशन है इसकी 64.5 लाख। इम्पोर्टेंट यही है कि जो भी चीज़ पहली बार होती है, मैंने आपको बहुत बताया कि जो भी चीज़ फर्स्ट टाइम हो, इन्हें दुनिया के पहला देश है ये अल सल्वाडोर जो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ पहली बार होती है उन्हें आप नोट करिए। जो भी डीज होती है, जो भी योजनाएं होती है उन्हें अलग से नोट करके रखें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी योजना कब आई है, कौन सा डे, कौन से मंथ होता है, कौन सी चीज़ पहली बार हो रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन को मान्यता देने वाला जो है पहला देश बन गया, दुनिया का पूरा पहला देश बना जिन्होंने कानूनी मान्यता दी है। और ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है।
आज का हमारा वीडियो का 10th क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो है रवि बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया है। तो हाल ही में जो बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष में निधन हुआ है, तो वो थे रवि बनर्जी। ये बंगाल के क्रिकेटर थे जिनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। रवि बनर्जी ने 1969 और 70 से लेकर 1974 से 75 तक के बीच में बंगाल के लिए 10 प्रथम श्रेणी में मैच खेले थे और हाल ही में 72 वर्ष के थे और उनका निधन हो गया है। आज का हमारा 11th क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 9.5% कर दिया है। तो हाल ही में जो रेटिंग एजेंसी क्रिसल ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की सकल घरेलू मतलब जीडीपी जो थी भारत की उत्पादन को जो है 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है। तो यहाँ क्रिसल की अगर हम बात करें तो क्रिसल इज़ एन इंडियन जो है एनालिटिकल कंपनी है और इसके जो सीईओ है वो है आशीष सोयाश और इसके जो फाउंडर थी, स्थापना जो थी 1987 में की गई थी और हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में किया गया था। ये एक तरीके से इंडियन एनालिटिकल कंपनी है जो है भारत की सकल घरेलू उत्पादन जो है जो 11% से घटकर जो हो गई है 9.5% हो गई है। आज का हमारा वीडियो का 12th क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिको सिए का जो है हाल ही में निधन हो गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर थे और 1998 एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। तो मणिपुर के रहने वाले थे डिको सिए, जिनका 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया था। और डिको सिए ने 1997 में अपना पहला इंटरनेशनल बॉक्सिंग डेब्यू किया था और हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। ये एक एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं और 1998 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, 2013 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था और 1997 में उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल जो बॉक्सिंग डेब्यू किया था। 97 में ये लोग इन्होंने डेब्यू किया था और 98 में इन्हें एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता के रूप में स्वर्ण पदक विजेता भी बने गए थे ये। तो हमारा आज की जो वीडियो है यही एंड होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और इसकी फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।